आज के इस वीडियो में आम बजट 2021-22 को कवर करने वाले हैं। आज है 1 फरवरी 2021 और आज भारत का आम बजट यानी कि केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया है। यहाँ पे हम उन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, शुरू करें। आपको बताना उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन बता दें जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा पूछा जाता है किसने पेश किया। तो ये पेश किया गया था आर के षणमुखम शेट्टी। तो आपसे डेट तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये नाम जरूर पूछा जाता है कि हमारे पहले बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे। तो ये थे आर के षणमुखम शेट्टी। पहले क्या होता था कि अगर आप देखेंगे 1924 से पहले तो ये बजट एक में आते थे, बाद में 1924 में अलग किया गया और अभी रिसेंटली 2017 में इसे फिर से एक में कर दिया गया है। अब रेल बजट अलग से नहीं आता है, अब पूरा बजट इसी में आ जाता है। अगला पूछा जाता है कि वित्त मंत्री अपने साथ जो भी बजट लेकर आते हैं वो लाल रंग में ही क्यों होता है। जैसे इससे पहले आप देखते थे तो ब्रीफ केस होता था, उसके बाद उसे थैला कहा गया। बाद में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई तो इन्होंने बही खाता कहा जब इन्होंने पहला अपना बजट पेश किया। उसके बाद इस बार जब कोरोना के चलते इसकी प्रिंटिंग नहीं कराई गई थी तो इस बार इसे टैबलेट में रख के वित्त मंत्री जी ने दिखाया। आप यहाँ पे उनका फोटो देख पा रहे हैं। ये टैबलेट था, इस बॉक्स के अंदर एक टैबलेट था। तो ये लाल रंग कहने का ये मतलब है कि लाल रंग की जो परंपरा है भारत में बहुत पहले यानी कि 1860 से ही शुरू की गई थी। उस समय एक व्यक्ति थे विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। वो अपना बजट पेश करते थे तो 5-6 घंटे का समय लेते थे, लंबा बजट होता था। तो इसे कलेक्ट करने के लिए वो एक लाल थैला लेकर जाते थे और यही एक परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। भारत में हमेशा घाटे का बजट क्यों पेश किया जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि दिखाया जाएगा कि अगर भारत सरकार का राजस्व हुआ है 2000 करोड़ तो इस यहाँ पे बजट पेश कर दिया जाता है 21,000 करोड़ का। तो घाटे का बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि भारत को आप देखेंगे तो ये एक कल्याणकारी देश है। ये अपने लोगों को योजनाएं देने में अधिक पैसे खर्च करता है और इसीलिए यहाँ का बजट हमेशा और हमेशा लगभग घाटे का होता है। अगला पूछा जाता है कि बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है। केंद्रीय बजट के साथ साथ इसको आम बजट भी कहा जाता है। तो केंद्रीय बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। अब आप इंडिया में देखेंगे तो राज्य सरकारें भी बजट पेश करती हैं, तो राज्य वाला बजट होगा, इसे केंद्र सरकार पेश करती है तो ये केंद्रीय बजट होता है। तो अब देखते हैं 21-22 के बजट को। वित्त मंत्री ने बताया कि जो हमारा बजट है ये इन 6 पॉइंटों को फोकस करके बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये पहला डिजिटल बजट है। डिजिटल बजट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंटिंग नहीं हुई थी, सारा डेटा एक सॉफ्ट कॉपी में था, सबको टेबलेट फॉर्म में ही दिया गया था। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ले पाएंगे। यहाँ पे 64,180 करोड़ रुपए की हेल्थ स्कीम लाई गई है। हेल्थ स्कीम जो लेगा उनको जब भी कोई परेशानी होती है तो उस समय पैसा उनका कम लगता है या फिर नहीं लगता है। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। जो शहरी जल जीवन है इसके लिए लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑटो सेक्टर के लिए वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाएगी। इसका ये मतलब है कि जो 20 साल से पुराने वाहन है वो नहीं चलेंगे और ये लागू किया जाएगा 2022 से। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस 35,000 करोड़ रुपए में कितने लोगों को फ्री में सरकार वैक्सीन लगा पाती है। स्वास्थ्य का जो बजट था पिछली बार ये 94,000 करोड़ रुपए था, अब 2.38 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाएगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। अगर आप भारत स्वच्छ मिशन है इसमें अगर आप शहरी के लिए बात करें
जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें अगले 5 साल में लगभग 141,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है कि सड़कें बनाई जाती हैं। तो अब तक इसमें लगभग 3800 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है और 2022 तक, मार्च 2022 तक, मतलब कि अगले 1 साल में लगभग 8500 किलोमीटर और जोड़ दिया जाएगा। तमिलनाडु में लगभग 3500 किलोमीटर का एक कॉरिडोर के प्रस्ताव का बात की गई है। केरल में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 11,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। उसी तरह पश्चिम बंगाल में लगभग 95,000 करोड़ रुपए से लगभग 675 किलोमीटर हाईवे बनेगा। उसी तरह असम में लगभग 1300 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 2021-22 के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में ऐलान किया गया है, यानी कि भारत सरकार हाइड्रोजन पे काम करना चाहेगी, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए काम करेगी और 2022 के लिए लगभग 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसको आप जानिए, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। विनिवेश का ये मतलब है कि जो भी बेचना था, जैसे कि चाहे एयर इंडिया हो या फिर इस तरह के जो भी सरकार बेचना चाहती थी, उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और वहाँ से पैसे इकट्ठा करेगी। आपने देखा कि कई सारे विपक्ष के मंत्री हैं इसे OLX बजट कहे हैं, मतलब कि केवल बेचने और खरीदने वाला बजट। तो इसीलिए कहा गया है ये लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए सरकार यहाँ से जुटाएगी। पावर सेक्टर के लिए लगभग 305,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई जाएगी। अगर आप बीमा में देखेंगे तो जो बीमा क्षेत्र में FDI थी, मतलब कि विदेशी धन, पहले 49% हो सकता था। मतलब कि कोई भी बीमा कंपनी है उसमें अधिकतम 49 रुपये, 100 रुपये में 49 रुपये विदेशी लगा सकते हैं, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 74 कर दिया गया है। इसके लिए एक पॉलिसी में संशोधन भी किया जाएगा और यह है इंश्योरेंस पॉलिसी 1938। PSB का रिकैपिटलाइजेशन होगा और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। देखिए, जो SEBI होता है, जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, उसके अंडर में अब गोल्ड एक्सचेंज को भी डाल दिया जाएगा। जो छोटी कंपनियां हैं जिनको कोरोना के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है, उनके लिए पेड अप कैपिटल लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे देखिए BPCL को भी सरकार बेच रही है, तो इसके लिए भी यहाँ से भी सरकार विनिवेश जुटाने की कोशिश करेगी। और सरकार ने कहा है कि 2022 तक 2 सरकारी बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश होगा। ठीक है, मतलब कि हिस्सेदारी बेचेगी भारत सरकार। 2022 में LIC का एक IPO आएगा। IPO मतलब कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये सब, तो 2022 में आएगा। इस बार के बजट में भारतीय रेल के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1.1 लाख करोड़ रुपए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र की स्कीम को कम करने पर विचार किया गया है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अनुसार बनता है। ये 5 साल के लिए इसके सदस्य होते हैं। तो जो 15वां वित्त आयोग है, इसने कहा है कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें कम काम कर रही हैं, जिनका बेनिफिट कम मिल रहा है, उनको बंद कर दिया जाए। इसी तरह देखिए, जो BPCL है, इसमें जो पवन हंस है, एयर इंडिया है, इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। 2022 के लिए जो फार्म क्रेडिट लक्ष्य है, ये लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। सरकार किसानों के हित को देखते हुए किसानों के लिए 1.5 गुना MSP की घोषणा की है। पहले जो भी मिलता था उसमें अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और इससे क्या होगा कि उनके हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स आदि पर मिनिमम वेज कोड लागू होगा। ये कहा गया है आज के बजट में। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। बचे हुए जो भी राज्य हैं उनको अगले ही साल में उनको जोड़ लिया जाएगा। इसी में से MSME सेक्टर के लिए लगभग 15,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और ये जो स्कूल होंगे NGO, प्राइवेट स्कूल और राज्यों के साथ मिलकर के काम करेंगे। लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए, डिजिटल पेमेंट में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका काम है कोशिश करिए कि डिजिटल पेमेंट से हो, आपको वहाँ बेनिफिट मिलने वाला है।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे लगभग 50,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। आदिवासी स्कूल बनाए जाएंगे जिनका नाम होगा एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल। इनकी संख्या होगी लगभग 750 और 15,000 से अधिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। जो भी एसी जाति के हैं उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन का ऐलान किया गया है। मतलब कि ये देखेगी कि कितनी सीट है, कहाँ क्या होना चाहिए। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में जनगणना होनी है, हर 10 साल पे होती है। 2011 में हुई थी जिसके अनुसार 121 करोड़ था। अब इस बार जो जनगणना होगी तो ये डिजिटली होगी। असम बंगाल में जो टी वर्कर हैं, जो चाय में काम करते हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 2021 में जो राजकोषीय घाटा था ये लगभग 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपने देखा जो -23% हो गया था, ये इस बार -9% रहेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि अगले बार जब बजट पेश होगा तो ये +10 या फिर 11% जा सकता है। यहाँ पे 25-26 के लिए यह लक्ष्य लगभग 4.5% रखा गया है। फूड कॉरपोरेशन के लिए NSSF को लोन बंद कर दिया जाएगा। सार्वजनिक बस परिवहन सेवा के लिए भी अलग से पैसे अलॉट किए गए हैं। यहाँ पे लगभग इनको मिलेगा 18,000 करोड़ रुपए। 75 साल से ज़्यादा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पेंशन और उनकी जमा आमदनी में ज़्यादा छूट मिलेगी। अगर उनमें से कोई ITR फाइल करता है, थोड़ी देरी भी होती है, तो उनको जुर्माना नहीं भरना होगा। नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, मतलब कि कोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग ब्याज पर छूट की एक समय सीमा को अब 1 साल बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो कैपिटल गेन पर आपको 1 साल का छूट और मिलेगा। अगर आप PF देर से जमा करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। GST 4 साल पुराना हो चुका है, मतलब कि 17 में आया था। अब इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जाएगा और इसके लिए जो GST के लगभग 400 नियम है इनकी समीक्षा की जाएगी, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपके लिए खास है कि जो मोबाइल उपकरण है उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कस्टम ड्यूटी मतलब कि जो भी विदेश से सामान आएंगे मोबाइल उपकरण के, चार्जर, स्क्रीन, कुछ भी, तो वहाँ पे वो उनका चार्ज बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके जेब से ये जाएगा। लेकिन जो मेड इन इंडिया वाले हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम नहीं लगना है। फिर भी मेड इन इंडिया मोबाइल में क्या होता है, सारे सामान तो बाहर से ही आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज बढ़ेगा, तो मोबाइल के रेट भी बढ़ेंगे। कॉपर पर ड्यूटी घटेगी और ये लगभग अब 2.5% हो जाएगी। इसी तरह जो FAFTA है इस पर ड्यूटी घटाकर 5% की जाएगी। जो भी स्टील प्रोडक्ट हैं इसमें कस्टम ड्यूटी घटा करके अब 7.5% कर दी जाएगी। सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी जाएगी, यानी कि सोलर के जो सामान है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाया जाएगा, सोना चांदी सस्ता हो सकता है। और चुनिंदा जो ऑटो पार्ट हैं उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके अब 15% कर दिया जाएगा, जो भी ऑटो पार्ट है, ठीक है। तो ये कहा गया है भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, और उन्होंने आज यानी कि 1 फरवरी को ये बजट पेश किया है। ये जो सारे रूल हैं 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उन सभी पॉइंटों को कवर किया है जो आपके लिए ज़रूरी है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको PDF फॉर्मेट में पा सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।